नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर के बाद अब एक और फेमस सिंगर दुनिया को अलविदा कह गए हैं, जिससे हर कोई शोक में है। मशहूर गायक और म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन ये शख्सियत हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बप्पी लहरी को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि 69 वर्षीय बप्पी लहरी ने अपनी आखिरी सांस मुंबई के एक अस्पताल में ली है। बप्पी दा ने 80 और 90 के दशक में ढेरों गाने गाए और हर दिल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी। आज भी उनके कई गानों पर हर कोई थिरकने को मजबूर हो जाता है। इस शख्सियत ने यूं दुनिया को अलविदा कह दिया और इसके जाने से हर कोई अब हैरान और परेशान है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि प्रसिद्ध संगीतकार और गायक बप्पी लहरी के निधन पर बहुत दुख हुआ। ये दुखद समाचार मिला। ये संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सख्त होते दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का संकल्प है। उत्तराखंड देवभूमि है और ये सैनिक बहुल्य देश है। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि हर घर से एक बेटा या बेटी सेना में है और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी हैं। भाजपा की नई सरकार का गठन होते ही इसके लिए प्रबुद्ध जनों की एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और सरकार उत्तराखंड में सभी के लिए एक समान कानून बनाएगी। उत्तराखंड इस कानून को लागू करने वाला एक पहला राज्य होगा। धामी ने आगे ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी राज्यों को बार बार इस कानून को लागू करने के संबंध में बोल चुका है। यहां तक कि इस कानून को लागू न करने पर नाराजगी भी सुप्रीम कोर्ट जाहिर कर चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में 65% से ज्यादा मतदान ने साबित कर दिया है कि जनता ने भाजपा के कार्यों पर मुहर लगाई है। धामी ने यह भी कहा कि भाजपा प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार दोपहर को अपने गृहनगर क्षेत्र खटीमा से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से भी बात की। और उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के लिए 14 फरवरी को हुए मतदान के बाद अब सियासी दलों के बीच हार और जीत के गुणाभाग के साथ ही कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा जहां दोबारा सत्ता में वापसी कर 5 साल में सरकार बदलने का मिथक तोड़ने का दम भर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। 10 मार्च को ही परिणाम सामने आएंगे और इसके बाद ही पता चल पाएगा कि चुनावी ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। पिछले 2 सालों से उत्तराखंड में कोरोना महामारी का भी साया है और कोरोना महामारी के साए में प्रचार की फीकी रंगत के बीच 65.10% मतदान हो चुका है। इस दौरान आपको बता दें, चुनाव आयोग से जुड़ी मिशनरी बड़ी उपलब्धि मान रही है इसे। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद पहले 3 बार के जो चुनाव हुए हैं उसमें मत प्रतिशत में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि साल 2017 के चुनाव में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा पिछले चुनाव के इर्द गिर्द भी नहीं है। मतदान को लेकर राजनीतिक विश्लेषक और पार्टियां अलग अलग आकलन कर रही हैं। भाजपा को पूरा विश्वास है कि जनता ने सत्ता की चाबी पुनः उसे सौंप दी है, तो वहीं इस दौरान कांग्रेस भी इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। तो वहीं आज बुधवार को माघ पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। बता दें, गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की बॉर्डर पर कोई रोक टोक नहीं होगी। श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सनातन धर्म में पूर्णिमा का अलग महत्व माना जाता है। इस दिन चांद अपनी पूर्ण अवस्था में होता है और ये मान्यता है कि लोगों की हर कामनाएं इस दिन पूरी होती हैं। इस दिन पूजा और व्रत का शुरू से ही महत्व रहा है। भारतीय प्राच्य विधान के अनुसार सोसाइटी के प्रतीक मिश्रपुरी ने बताया है कि धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन देवी देवता धरती पर आते हैं। ऐसे में इस दिन पूजा पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। हर महीने की पूर्णिमा पर अपना अलग अलग महत्व होता है और ऐसे में इस बार के जो महीना है उसमें माघ में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा या फिर माघ पूर्णिमा कहा जाता है।
इस दिन स्नान और दान करने का खास महत्व होता है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार का माघ पूर्णिमा पर खास संयोग बन रहे हैं। प्रतीक मिश्रपुरी ने ये जानकारी दी और बताया कि माघ पूर्णिमा को कर्क राशि में चंद्रमा और अश्लेषा नक्षत्र की युति होने से शोभन योग बन रहे हैं। ये योग काफी शुभ माना गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया है कि माघ पूर्णिमा के अवसर पर स्नान पर कोई रोक टोक नहीं लग सकेगी। यात्रियों को मास्क और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य जरूर होगा। और हाईकोर्ट ने चंपावत जिले के जीआईसी सूखीढांग के अभिभावक संघ अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जोशी समेत 5 अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई और इस मामले के अनुसार जीआईसी सूखीढांग में 25 नवंबर 2021 को स्कूल प्रबंधन समिति और अभिभावक संघ में नियुक्ति मामले में आम समिति नहीं बन सकी थी और इस दौरान बैठक को टाल दिया गया था। इसी बीच प्रभारी प्रधानाचार्य ने एससी समुदाय की सुनीता को भोजन माता पद पर नियुक्ति कर दी थी। इस दौरान एक पक्ष ने जिलाधिकारी चंपावत से इसकी शिकायत की थी। और चुनावी रंजिश में मझोला के एक घर में घुसकर करीब 12 दबंगों ने एक ही परिवार को जमकर पीट डाला है। पीड़ित पुलिस चौकी पहुंचा तो वहां भी उसके साथ मारपीट की गई। दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में तमंचे से फायर कर दी और इसी के साथ ही इससे ग्रामीणों का आक्रोश भी फूट पड़ा है। उन्होंने पुलिस पर दबंगों को शय देने का आरोप लगाते हुए खटीमा पीलीभीत मार्ग पर 4.5 घंटे तक जाम लगा दिया। पुलिस ने इस जाम लगाने वालों को बलपूर्वक हटाया। इसी बीच मौके पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पुलिस अफसरों से बात कर कार्रवाई की मांग की है। चौकी प्रभारी सत्र हमील को सौंपी नामजद तहरीर में मझोला ग्राम निवासी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि मतदान से एक दिन पहले 13 फरवरी को एक राजनीतिक दल के करीब 12 कार्यकर्ता वनगवा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव प्रभावित करने के उद्देश्य से शराब और नकदी बांटी। इस दौरान उसका विरोध करने पर भी वो नहीं माने, जिसके बाद वीडियोग्राफी की गई और सभी लोग चुनाव के बाद देख लेने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। तो वहीं हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोरोना काल में प्रदेश की बदहाल व्यवस्था को लेकर इसके खिलाफ दायर की गई 10 से अधिक जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए 22 फरवरी की तिथि नियत की है और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सुनवाई की गई है। इस दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अब भी लोग शारीरिक दूरी और मास्क नहीं लगा रहे हैं। कोविड नियमों का पालन कराने को लेकर जिला मॉनिटरिंग कमेटियों ने भी जोर दिया है, लेकिन सरकार की मेडिकल वेबसाइट पर इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि प्राथमिक अस्पतालों, बेस अस्पतालों और अन्य सरकारी अस्पतालों में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में सरकार ने कोर्ट को बताया कि अभी प्रदेश में महामारी नियंत्रण में है, सभी लोग सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं और मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैक्सीन की जहां तक बात की जाए तो वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लगातार लोगों को लगाई जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 285 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 7 कोरोना मरीजों की इस दौरान मौत हो गई। संक्रमितों की तुलना में 1309 मरीज ठीक भी हुए हैं और अभी 5217 एक्टिव केस मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार संक्रमण के कारण मरने वाले सभी देहरादून के थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को 13 जिलों में 285 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में करीब 86, चमोली में 50, हरिद्वार में 22, पौड़ी में 9, अल्मोड़ा में 34, नैनीताल में 18, उधम सिंह नगर में 21, चंपावत में 8, टिहरी में 13, पिथौरागढ़ में 7, उत्तरकाशी में 6, रुद्रप्रयाग में 5 और बागेश्वर जिले में 6 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। और उत्तराखंड में मौसम दिन में कई रंग बदल रहा है। मंगलवार को मैदानी इलाकों में जहां दिन भर चटक धूप रही, तो वहीं ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात देखने को मिला है।
आसपास के इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई, जबकि मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इस दौरान ज्यादातर इलाकों में पारे में बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में धूप खिली रही। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा। दिन में चटक धूप खिलने से ठंड से राहत जरूर मिली। हालांकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आंशिक बादल छाए रहे हैं। इस दौरान ही पिथौरागढ़ में कहीं कहीं तेज हवा के साथ बारिश होने और उच्च हिमालय में हल्की बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। तो वहीं बागेश्वर जिले में सुबह घाटी वाले क्षेत्रों में कोहरा रहा। इसके बाद हल्के बादल छाए, जबकि दोपहर के बाद गरुड़, कपकोट और बागेश्वर में बारिश हुई है। पिंडर का बताएं आपको तो पिंडर की घाटी में हिमपात की संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में अगले 2 दिन मौसम शुष्क रह सकता है। शुक्रवार को भी कहीं कहीं बादल छाने के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। भारत की स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर के निधन के सदमे से लोग अभी उभर भी नहीं पाए थे कि सदी के एक और महान गायक और म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी दुनिया को अलविदा कह गए। अपने अलग और अनोखे अंदाज से भारतीय संगीत जगत को हिला देने वाले बप्पी दा अब नहीं रहे। भारतीय म्यूजिक जगत को एक हफ्ते में ये दूसरा झटका लगा है। बप्पी दा के सभी चाहने वाले अपने प्यारे बप्पी दा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक कोशिश आर्या न्यूज की तरफ से इस बेहतरीन कलाकार के नाम। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे जहां को वीरान कर गया। आज कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। अलग अंदाज, बेहतरीन गाने और दिलखुश अंदाज के बादशाह बप्पी लहरी अब नहीं रहे। फिल्मी जगत में एक खूबसूरत सफर तय करने के बाद सिनेमा जगत को डिस्को डांसर पर नचाने वाला कलाकार अपने फैंस और परिवार को रोता हुआ छोड़ गया। पहले देश की स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर ने हाल ही में दुनिया को अलविदा कह दिया और अब एक और महान शख्सियत ने ये जहान छोड़ दिया। इन दोनों ही कलाकारों का जाना हिंदी सिनेमा के लिए कभी न भर पाने वाले जख्म से कम नहीं है। दिवंगत स्वर्ण कोकिला को बप्पी दा का बड़ा सपोर्ट सिस्टम माना जाता था। लता मंगेशकर ने ही बंगाली फिल्म दादू में उनके पहले कंपोजिशन को आवाज दी थी। आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन की जख्मी लहरी का पहला बॉलीवुड हिट साबित हुआ। इसी फिल्म में स्वर्ण कोकिला ने भी अभी अभी थी दुश्मनी और आओ तुझे चांद पे ले जाऊं गाना गाया था। दोनों ही गाने बड़े ही सुपर हिट साबित हुए थे। बप्पी लहरी ने मुंबई के क्रिटिक केयर अस्पताल जुहू में आखिरी सांस ली थी। दरअसल 69 साल की बप्पी लहरी का इस अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा था। बप्पी लहरी के निधन की वजह ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेनिया बताई जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले काफी वक्त से उनके फेफड़ों में दिक्कत हो रही थी। उनके गले में भी इन्फेक्शन था। उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया था। हालांकि ठीक होने के बाद बप्पी दा वापस घर लौट आए, मगर मंगलवार को उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा, जहां सुबह 3 बजे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बप्पी दा की दिसंबर और जनवरी में भी हालत काफी गंभीर हो गई थी। हालांकि बीच में उनकी तबीयत में सुधार के संकेत आए थे, लेकिन नियति कुछ और ही थी। उनके फैंस से बप्पी दा को छीन लिया। पर दुनिया को अलविदा कहने से पहले बप्पी दा ने दुनिया को बहुत कुछ दिया भी। अपनी कला और गानों के जरिए उन्होंने फैंस के दिल में एक खास जगह बनाई थी। बप्पी दा ने 70 और 80 के दशक में कई फिल्मों में गाने गाए जो काफी हिट भी रहे। इन फिल्मों में चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी शामिल हैं।
बप्पी दा ने भारत में 80 और 90 के दशक में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने में काफी अहम भूमिका अदा की थी। तो वहीं बप्पी दा ने साल 1985 में फिल्म शराबी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया। संगीत का शौक और लगन ऐसी कि हमेशा नए दौर के संगीत और कलाकारों के साथ काम करने को तैयार रहे। आपको बता दें कि बॉलीवुड में उनका आखिरी गाना साल 2020 में आई फिल्म बागी का भंकस था। तो वहीं सिर्फ गाने ही नहीं, बप्पी लहरी को खाना खाना और सोने के गहनों का भी बहुत शौक था। बप्पी लहरी को सोना पहनना और हमेशा चश्मा लगाकर रखना बेहद पसंद था, और पसंद भी इतना कि गले में सोने की मोटी मोटी चेन और हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियां समेत सोने के ढेर सारे गहने पहनना उनकी पहचान बन गई थी। बप्पी लहरी को बॉलीवुड का पहला रॉक स्टार सिंगर भी कहा जाता था। साथ ही आपको बता दें कि बप्पी लहरी को संगीत की शुरुआती शिक्षा घर में ही मिली थी। अपने पिता के निर्देशन में उन्होंने 3 साल की आयु में ही तबला बजाना शुरू किया था। उन्होंने बॉलीवुड को रॉक और डिस्को से रूबरू कराकर देश को अपनी धुनों पर थिरकने को मजबूर कर दिया था। उन्होंने 80 के दशक में बॉलीवुड को कई यादगार गानों की सौगात दी थी। वो 17 साल की उम्र से ही संगीतकार बनना चाहते थे। एस.डी. बर्मन उनकी प्रेरणा रहे थे और वो बर्मन के गाने सुनकर ही रियाज किया करते थे। 80 के दशक में बप्पी ने बॉलीवुड को डिस्को डांस से इंट्रोड्यूस करवाया था। ताहिर हुसैन की हिंदी फिल्म जख्मी से ही उन्होंने अपने नाम को पहचान दी। इस फिल्म में उन्होंने पार्श्व गायक और म्यूजिक कंपोजर के रूप में दोगुनी प्रसिद्धि पाई थी। बप्पी लहरी को 1970 और 80 के दशक के उत्तरार्ध की कई फिल्मों जैसे कि चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी में लोकप्रिय गाने देने के लिए जाना जाता है। पर वो कहते हैं ना कि कलाकार कभी मरते नहीं, वो हमेशा अपनी कला के जरिए लोगों के बीच जिंदा रहते हैं और उनके चाहने वालों का प्यार उन्हें अमर कर देता है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।